नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बुलेटिन में आज बात करेंगे देश भर में कोविड-19 मरीजों के बीच ठीक होने की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई देशों के अपने समकक्षों के साथ बातचीत की है और कोविड-19 के कारण पैदा हुई चुनौतियों के बारे में चर्चा की है। इसके साथ ही बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजघाट के पास बने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के 36 स्कूली छात्रों के साथ संवाद करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। साथ ही बात करेंगे केरल में हुए 2 बड़े हादसों की। कोझिकोड हवाई अड्डे पर एयर इंडिया का विमान दुर्घटना का शिकार हो गया, जिससे पायलट समेत 17 लोगों की मौत हो गई। वहीं इडुक्की में भूस्खलन की वजह से अब तक 15 लोगों की जान चली गई है। इन तमाम खबरों के अलावा होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरें। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। एयर इंडिया का एक विमान केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर कल शाम हादसे का शिकार हो गया। रनवे पर फिसलने के बाद से विमान क्रैश हो गया और 2 हिस्सों में टूट गया। हादसे में 2 पायलट समेत 17 लोगों की मौत हो गई। केबिन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित हैं। डीजीसीए के मुताबिक हादसे में कई लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विमान में वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से यात्रियों को लाया जा रहा था। विमान में चालक दल के सदस्यों समेत 190 लोग सवार थे। यात्रियों में 10 बच्चे भी शामिल थे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि हादसे की जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। वंदे भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी। पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 पे फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मानसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसहैप हुआ। 5 family members came from Dubai and something wrongly unfortunately happened from there. Flight is crashed. We knew that in 8 o'clock sharp and we came firstly to medical college and they shifted to Baby Memorial Hospital. They all are here now, all are fine now. विमान हादसे को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल के राज्यपाल से बात की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया की विमान दुर्घटना के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। हादसे को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से बात की और स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी संवेदना दुर्घटना प्रभावित यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और उनके परिवार वालों के साथ है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कोझिकोड में हुई विमान दुर्घटना में हताहतों के समाचार से चिंतित और व्यथित हूं। हताहतों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे परिजनों को धैर्य और ढांढस दें। विश्वास है कि राहत और बचाव कार्य दुर्घटना से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रहे होंगे। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कोझिकोड में हुए विमान हादसे से आहत हूं। मेरी संवेदना उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने हादसे को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से फोन पर बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि एयर इंडिया की विमान दुर्घटना को लेकर एनडीआरएफ को निर्देश दिया गया है। वहीं केरल में बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। केरल के इडुक्की जिले के राजामलाई इलाके में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश के कारण भूस्खलन में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राजामलाई में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ के अलावा पुलिस और वन विभाग की टीम रेस्क्यू में शामिल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इडुक्की में हुए भूस्खलन के कारण जानमाल के नुकसान पर चिंता व्यक्त की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि केरल के इडुक्की जिले में भूस्खलन से हुई जीवन हानि अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना मैं व्यक्त करता हूं। विश्वास करता हूं कि स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग
राहत बचाव के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि एनडीआरएफ और प्रशासन मौके पर मदद में जुटा है। पीएमओ ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक मदद देने की जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजामलाई हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने ट्वीट किया कि एनडीआरएफ के महानिदेशक से राहत और बचाव के कार्य की जानकारी ली गई है। हर मुमकिन मदद मुहैया कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजघाट के पास बने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह केंद्र स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक अनुभव केंद्र है। आरएसके की स्थापना से भावी पीढ़ियां दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा से परिचित होंगी। आरएसके में डिजिटल और आउटडोर इंस्टॉलेशन के संतुलित मिश्रण से स्वच्छता और संबंधित पहलुओं के बारे में विभिन्न सूचनाएं, जागरूकता और जानकारियां मिलेंगी। राजघाट के पास बने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का दौरा करने के बाद से प्रधानमंत्री आरएसके के एम्फी थिएटर में दिल्ली के 36 स्कूली छात्रों के साथ संवाद करेंगे, जो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाएगा। इसके बाद से प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। प्रधानमंत्री ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर 10 अप्रैल 2017 को महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान कार, निकोबार, कामोटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट से भी जोड़ेगी। इससे भारत के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी तेज और अधिक भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिल पाएंगी। इस परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी द्वारा आयोजित एक उच्च शिक्षा कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 3-4 साल के विचार मंथन के बाद से नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ एक सर्कुलर नहीं है, बल्कि भारत के वर्तमान और भविष्य को बनाने के लिए एक महायज्ञ की तरह है, जो कि नए देश की नींव रखेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति पूरी प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए समाज में भेड़चाल को प्रोत्साहन मिल रहा था। नई शिक्षा नीति में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि वर्किंग कल्चर को डेवलप किया गया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही 21वीं सदी के नए भारत की नींव रखेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सामने सवाल था कि क्या हमारी नीति युवाओं को अपने सपने पूरा करने का मौका देती है और क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था युवा को सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को बनाते समय इन सवालों पर गंभीरता से विचार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आज एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है, ऐसे में उसके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव जरूरी है और अब 10+2 से आगे बढ़कर 5+3+3+4 करिकुलम की दिशा में कदम बढ़ाना है। हमें अपने विद्यार्थी को ग्लोबल सिटीजन बनाना है, लेकिन उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी सिखाना है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करे, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या सोचना है पर जोर रहा है, जबकि नई शिक्षा नीति में कैसे सोचना है पर बल दिया जा रहा है। अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं,
व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ने की भाषा एक होनी चाहिए ताकि बच्चों को सीखने में आसानी हो। इसलिए बच्चों को 5वीं क्लास तक उनकी मातृभाषा में पढ़ने की सहमति दी गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों को मौका मिलना चाहिए और अगर किसी कोर्स में उनका मन नहीं लगता तो वो बीच में उसे छोड़ सकें और बाद में जुड़ सकें। नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते सप्ताह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कर देश की 34 साल पुरानी 1986 में बनी शिक्षा नीति को बदल दिया। नई नीति का लक्ष्य भारत के स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में इस तरह के सुधार करना है कि भारत दुनिया में ज्ञान की सुपर पावर कहलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए रेहड़ी पटरी वालों को फिर से काम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को बहुत ही आसान शर्तों पर 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। समय पर लोन चुकाने पर सब्सिडी भी दी जाती है। अब वे रेहड़ी पटरी ठेले या सड़क किनारे दुकान चलाने वाले भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ ले सकेंगे, जिनके पास पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है। अब सरकार ने इसको लेकर नियमावली जारी की है। आवास और शहरी मामलों के सचिव ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल यानी कि सिफारिश के पत्र का प्रारूप जारी किया। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश का पत्र रखने वाले विक्रेताओं को 30 दिनों की अवधि के भीतर सर्टिफिकेट ऑफ वेडिंग या आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। ये प्रावधान उन लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा जिनको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खाद्य, कृषि और व्यापार नीतियों की लगातार समीक्षा करने की जरूरत बताई। साथ ही अधिक पोषण वाले खाद्य पदार्थों के प्रति कृषि प्राथमिकताओं पर फिर से जोर देने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी के साथ भूख और अल्प पोषण की समस्या न हो, इसके लिए प्रभावित कदम उठाने होंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को MS स्वामीनाथन फाउंडेशन की ओर से आयोजित साइंस फॉर रेजिलिएंट फूड, न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड्स परामर्श कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों के लिए पौष्टिक नाश्ते के प्रावधान पर प्रसन्नता जताई। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर संतोष जताया कि भूख, अल्प पोषण और शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। Pan India launch of rotavirus vaccination to prevent diarrhea is also another initiative. The recently announced education policy, National Education Policy, includes a provision to provide a nutritious breakfast to school children. This is a welcoming step, but much more needs to be done. लॉकडाउन के दौरान चुनौतियों के बावजूद देश के किसानों द्वारा रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के लिए उपराष्ट्रपति ने किसानों के योगदान की सराहना की। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की एक दूरदर्शी वैज्ञानिक और हरित क्रांति के वास्तुकार के रूप में प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने खुशी जताई कि MSSRF का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग में तेजी लाना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी की वजह से आजीविका के नुकसान और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण चुनौतियां बढ़ सकती हैं। We must also realize that much of the recent increase in food security can be attributed to the greater number of conflicts, often exacerbated by climate-related shocks, degradation of natural resources and water scarcity. Even in some peaceful settings, food security has deteriorated as a result of economic slowdown, threatening access to food for the poor. उपराष्ट्रपति ने स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान के साथ अग्रिम वैज्ञानिक जानकारियों को सम्मिश्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रयोगशालाओं को कृषि गतिविधियों के साथ मजबूती से जोड़ा जाना चाहिए। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारियों से नए भारत के निर्माण कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की और अपने काम को मिशन के रूप में लेने के लिए कहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को सुशासन की आवश्यकता है और कोई भी सरकार सुविधाओं और सेवाओं को मुहैया कराने के लिए याद की जाती है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कल उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद विकास के तमाम अवसर मौजूद हैं।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की 2018 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा प्रशिक्षुओं को शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने लोक सेवकों से कहा कि वो सामाजिक अंतर को पाटने का सेतु बने और धनी निर्बल, महिला पुरुष और शहरी ग्रामीण अंतर को खत्म करने का काम करें। उन्होंने लोक सेवकों से नए भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का भी आग्रह किया। The people look up to you as a member of the highest rank of civil administration. I always say the civil servants in the district, they are the face of the government. What is government? People understand what is government and governance through your conduct and through your behavior. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाशिए पर खड़े वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान अधिकारियों का मूल उद्देश्य होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोक सेवकों को गरीबी और भेदभाव को खत्म करने के लिए ईमानदारी, अनुशासन, सरलता, जिम्मेदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्वता से अथक परिश्रम करना चाहिए। Good governance is what we need today. Governance that is to learn but efficient. It should be very lean. A system that responds to people's needs and aspirations. A system that is transparent and objective. A system that delivers, creates conditions for growth and development. उपराष्ट्रपति ने कहा कि नए भारत में युवा पीढ़ी के लिए नए नेतृत्व के अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की तंत्र ही सुनिश्चित करता है कि सुविचारित नीतियां बने और उन्हें कारगर ढंग से लागू किया जाए। भाषा की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासन की भाषा स्थानीय लोगों की आम भाषा होनी चाहिए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के संकलन 65 कन्वर्सेशन का लोकार्पण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार जोशी फिलहाल आयोग के सदस्य थे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष रहे जोशी 2015 में यूपीएससी के सदस्य बने थे। उन्हें निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यूपीएससी भारत के नौकरशाहों और राजनयिकों समेत अहम पदों पर नियुक्ति के लिए सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है। और अब बात संसद की स्थायी समिति से जुड़ी खबरों की। संसद की विभाग संबंधी स्थायी समितियों का कामकाज जोर पकड़ने लगा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति और श्रम संबंधी समिति की बैठक में सांसदों ने एजेंडे को लेकर काफी गंभीर विचार मंथन किया। दोनों समितियों की बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तुति दी। दोनों बैठकों में सभापति राज्यसभा द्वारा हाल ही में मनोनीत सदस्यों ने भागीदारी की। संसदीय सौध विस्तार के समिति कक्ष में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति की बैठक 2 घंटे से अधिक समय तक चली। वरिष्ठ सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली समिति ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 प्रारूप पर पर्यावरण मंत्रालय के सचिव आरपी गुप्ता के विचारों को जाना। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे पहलुओं पर खास ध्यान रखा गया। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से दस्तावेजों की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने की जगह सॉफ्ट कॉपियों को सुलभ कराया गया। बैठक में 14 सांसद मौजूद थे। नए सदस्य महाराजा संजा ओबा लेशंबा ने भी बैठक में भागीदारी की। वहीं लॉकडाउन के बाद श्रम संबंधी समिति ने अपनी तीसरी बैठक की। भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता वाली समिति ने अप्रवासी मजदूरों, संगठित और असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर कौशल विकास मंत्रालय के 5 अधिकारियों और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के 5 अधिकारियों के विचारों को सुना। सभापति राज्यसभा की ओर से मनोनीत 3 नए सदस्य नीरज डांगी, दुष्यंत गौतम और विवेक ठाकुर समेत 13 सदस्यों ने भागीदारी की। कोरोना संकट की छाया संसदीय समितियों पर पड़ी थी। काफी समय तक इनकी बैठकें नहीं हो सकी, लेकिन सभापति राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष की कोशिशों से समितियां फिर महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी पड़ताल में जुट गई हैं। साथ ही अन्य समितियों ने भी कामकाज संभाल लिया है, जिससे संसद भवन में फिर हलचल देखने को मिल रही है। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
भारत ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच के जरिए पाकिस्तान की असल हकीकत, उसका असली चेहरा दुनिया के सामने रखा। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उच्च स्तरीय खुली बहस में कहा कि वो सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और आतंकवाद के क्रूर संबंधों से पीड़ित है। भारत ने इसी कड़ी में 1993 के मुंबई हमलों की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। भारत ने कहा कि इन धमाकों का गुनहगार पड़ोसी देश में खुला घूमता रहा और हथियारों व मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों में दुनिया भर में अंजाम देता रहा। मौजूदा वक्त में ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र को FATF जैसे निकायों के साथ समन्वय को बढ़ाने की दरकार है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत ने इस बहस में आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। बुलेटिन में अब बात कोविड-19 की। कोविड-19 मरीजों के बीच ठीक होने की जो दर है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कम मृत्यु दर है जो कि वैश्विक औसत से भी कम बना हुआ है। कोविड मरीजों के ठीक होने की दर 68% के रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, जबकि मृत्यु दर भी 2.05% के निचले स्तर पर पहुंच गया। और इस प्रकार कोविड-19 रोगियों के बीच कम मृत्यु दर बना हुआ है। इन दोनों ही वजह से भारत इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या और इसकी सक्रिय मामलों की संख्या के बीच अंतर बढ़ाता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 49,769 मरीजों के ठीक होने के साथ ही इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 13,78,105 हो गई। दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 1,192 नए मामले सामने आए। इसी के साथ से कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 1,42,723 हो गई। राजधानी में शुक्रवार 1,108 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। दिल्ली में अब तक कुल 1,28,232 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी में अभी 10,409 सक्रिय मरीज हैं। दिल्ली में अभी कुल 5,367 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 10,483 नए मामले सामने आए। शुक्रवार को आए संक्रमण के मामलों के बाद से राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,90,262 हो गई। इसमें 1,45,582 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,27,281 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। शुक्रवार को कोरोना संक्रमण को लेकर महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर आई। राज्य में एक दिन में कोरोना संक्रमित 10,906 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। राज्य में डिस्चार्ज कोरोना मरीजों की संख्या संक्रमण के नए मामलों से कहीं ज्यादा है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 60,254 नमूनों की जांच की गई। राज्य में एक दिन में नमूनों की जांच की ये सबसे अधिक संख्या है। लगभग 8 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,000 को पार कर गई। संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। मणिपुर सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में जारी लॉकडाउन और कर्फ्यू की अवधि को 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह समेत 4 खिलाड़ियों को बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय हॉकी शिविर में रिपोर्ट करने के बाद से कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाया गया। ये खिलाड़ी घर पर ब्रेक के बाद टीम के साथ शिविर के लिए पहुंचे थे। रैपिड परीक्षण में सभी खिलाड़ियों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। हालांकि बाद में लक्षण दिखने पर दोबारा टेस्ट कराया गया,
तब जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट आने के बाद से सभी खिलाड़ी क्वारंटीन में हैं। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत और मध्यम आय वर्ग वाले देशों के लिए कोविड-19 के टीकों की 10 करोड़ खुराक के निर्माण और वितरण में तेजी लाने के लिए गावी, द वैक्सीन अलायंस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया। ये समझौता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को विनिर्माण क्षमता बढ़ाने में मदद करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराएगा, ताकि वैक्सीन हासिल करने के लिए विनियामक अनुमोदन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व शर्तों का पालन करने पर वर्ष 2021 की पहली छमाही के लिए भारत और मध्यम आय वर्ग वाले देशों को टीकों के वितरण के लिए बड़े पैमाने पर खुराक का उत्पादन किया जा सके। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये नए दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत यात्रियों को यात्रा से कम 72 घंटे पहले एक स्वघोषणा प्रपत्र यानी कि ऑनलाइन पोर्टल न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रस्तुत करना होगा और इस पोर्टल पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वे अनिवार्य रूप से 14 दिन के क्वारंटीन में रहेंगे। इससे 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का उन्हें भुगतान करना होगा। 7 दिन तक वे अपने घर पर आइसोलेशन में रहेंगे। गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारी और परिवार में मृत्यु की स्थिति में घर पर 14 दिन तक क्वारंटीन की अनुमति होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया के अपने समकक्षों के साथ डिजिटल माध्यम से बैठक की और इस दौरान कोविड-19 के कारण पैदा हुई चुनौतियों के बारे में चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पेनी, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री कॉन्ग क्यूंग वा, ब्राजील के विदेश मंत्री अर्नेस्टो अराउजो, इजरायल के विदेश मंत्री गाबी अशकेनाजी के साथ उपयोगी बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि कोविड-19 की चुनौतियों के बारे में उन्होंने चर्चा की है और ये चर्चा जारी रहेगी। हमेशा एक दूसरे से सीखना अच्छा होता है। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही जयशंकर और पोम्पियो ने टेलीफोन पर बातचीत की थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,91,60,000 के पार हो चुकी है, जबकि 7,16,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां पे अब तक 48,95,800 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,60,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में अब तक 29,12,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और 98,800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी तय कर दी है। ये टूर्नामेंट भारत में खेला जाएगा। इसके बाद 2022 में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इस साल स्थगित हुआ है। ये टूर्नामेंट अब 2022 में होगा। इसके अलावा आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2021 को रद्द कर दिया है। अब ये टूर्नामेंट 2022 में 6 फरवरी से 7 मार्च तक न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। और अब बात मौसम की। देश के कई राज्यों में मानसून अपने चरम पर है, जिससे कई जगह भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस सप्ताह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ये उनका दूसरा दौरा है। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य के 16 जिलों के 72 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इधर कर्नाटक के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनने और भूस्खलन होने से लोगों की दिक्कतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। राज्य के मलनाड, तटीय और उत्तर आंतरिक क्षेत्रों में कई स्थानों पर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों की अधिकतर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या गंभीर होती जा रही है। बाढ़ के कारण प्रदेश के 17 जिलों के लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ के मद्देनजर नदियों के तटबंधों की लगातार पेट्रोलिंग कराने और बाढ़ राहत कार्यों में सुरक्षित नौका का उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रदेश में बाढ़ राहत का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्वतंत्रता दिवस का जश्न इस बार एक खास अंदाज में मनाया जा रहा है। सेना के तीनों अंगों के बैंड 1 अगस्त से देश भर में अपने संगीत में प्रस्तुतियां दे रही हैं। कोरोना योद्धाओं को समर्पित इन प्रस्तुतियों का उद्देश्य देश की ओर से कृतज्ञता का प्रदर्शन करना है। अब तक पोरबंदर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अमृतसर, गुवाहाटी, इलाहाबाद, कोलकाता, विशाखापट्टनम, नागपुर, ग्वालियर और श्रीनगर के साथ ही कोलकाता में तीनों सैन्य बैंडों द्वारा संगीत में प्रस्तुति दी जा चुकी है।
इसी कड़ी में आज सेना के बैंड राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले हैं। आपको बता दें कि सेना के तीनों अंगों के बैंड संयुक्त रूप से दिल्ली में ये प्रस्तुतियां लाल किले, राजपथ और इंडिया गेट पर आज यानी कि 8 अगस्त के अलावा 9 और 12 अगस्त को भी देंगे। महात्मा गांधी के आह्वान के बाद 1942 में आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तब क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद से गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में गांधी जी ने 8 अगस्त को करो या मरो का नारा दिया। इसके बाद से आजादी की लड़ाई के लिए देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।